नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ISPCS पे। हम लोग PSIR का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे BPSC के लिए। इनफैक्ट ये जो कंसेप्ट जो है जो आपको बताया जा रहा है वो आप UPSC के भी आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम कोई भी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं तो उसका कंक्लूजन भी हम बताते हैं कि उसका मतलब कि कोई थिंकर अगर कोई बात बोला है तो वो इस प्रकार के जो बात बोला है तो उससे मतलब कि आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या उसके बारे में सोच सकते हैं कि कहाँ तक वो थिंकर सही है और कहाँ तक वो गलती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है वो आपका कि बुक जो है डी बुक डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ द इनइक्वालिटी, यह बुक किसका है। पहले पहले भी रूसो के बारे में एक हम जो है वो बुक के बारे में डिस्कस किए हैं, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वो रूसो का था। यह भी बुक जो है डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ द इनइक्वालिटी, यह बुक किसका है तो रूसो का है। अगला जो क्वेश्चन है, ऑथोरिटी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ऑथोरिटी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, मतलब कि ऑथोरिटी मतलब क्या। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये पॉलिटिकल साइंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PSIR का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑथोरिटी का मतलब होता है कि पावर प्लस लेजिटमेसी, मतलब कि एक तरह से समझिए आपके पास जो पावर है वो लेजिटमेट है। आप सॉफ्ट पावर, अब पावर भी देखिए कितने प्रकार के हो कह सकते हैं, सॉफ्ट पावर कह सकते हैं, हार्ड पावर कह सकते हैं। अब तो और एक और पावर चलता है, वो स्मार्ट पावर है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि स्मार्ट पावर का कंसेप्ट किसने दिया था। लेकिन अब फिलहाल इतना याद कीजिए कि ऑथोरिटी का मतलब होता है पावर प्लस लेजिटिमेसी, मतलब कि लेजिटिमेट पावर। आप जो पावर का जो यूज कर रहे हैं वो एक प्रकार से लेजिटिमेट पावर का यूज कर रहे हैं। लेजिटिमेसी मतलब क्या, जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी जैसे कोई भी देश है। एक चीज़ आप थोड़ा सा याद कीजिएगा कि रखिएगा कि पॉलिटिकल साइंस में जो है वो एक प्रकार से देश का जिक्र नहीं किया गया है, स्टेट का जिक्र किया जाता है, मतलब कोई भी देश को स्टेट बोला जाता है। तो उसी प्रकार से लिस्ट में से जैसे कि आज अभी जो भारत के अंदर मान लीजिए कि बीजेपी का शासन है, तो वो केंद्र में बीजेपी का शासन जो है वो शासन क्यों कर रही है, क्योंकि उसको जनता की कंसेंट है। उन्होंने क्या किया है, जनता ने एक प्रकार से वोटिंग के माध्यम से, भारत में क्या है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम है, तो इसके माध्यम से क्या है कि बीजेपी को बहुमत दिया है और उसके माध्यम से बीजेपी की सरकार नहीं है बल्कि एनडीए की सरकार है। इसमें जो है वो बीजेपी प्लस जेडीयू प्लस बहुत सारे जो अलायंस है वो मिल करके शासन चला रहे हैं, तो एनडीए हम बोलते हैं। एनडीए की शासन जो है वो केंद्र में क्यों है, केंद्र में एनडीए की शासन इसलिए है क्योंकि एनडीए को भारत ने क्या किया, भारत की जो जनता है उन्होंने एक प्रकार से पूर्ण बहुमत दिया है। पूर्ण बहुमत दिया है, उसके माध्यम से वो एक प्रकार से वो जनता की कंसेंट के साथ मतलब कि वो शासन चला रहे हैं। मतलब कि लेजिटिमेटली, मतलब कि जनता का कंसेंट, अगर मान लीजिए कि वो कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है, कितना भी फोर्स का यूज करने की कोशिश करता है, वो कैसा भी पॉलिसी लाए, कैसा भी कानून लाए, कैसा भी रेजोल्यूशन लाए, कैसा भी नियम लाए, कानून लाए, उसको जनता मानेगी। क्यों, क्योंकि जनता ने उसे चुन करके सरकार को भेजा है कि हाँ हम आपको पावर दे रहे हैं, आप जाकर सरकार चलाइए और एक प्रकार से जो जनता के हित के लिए, देश के हित के लिए जो भी आप जो काम करना चाहे वो कर सकते हैं। तो इसको कहा जाता है लेजिटमेसी, मतलब कि जनता का लेजिटमेसी प्राप्त करना, मतलब कि जनता का कंसेंट प्राप्त करना। यानी सरकार क्या करेगी, पावर का यूज करेगी, लेकिन वो पावर कैसा है, वो लेजिटिमेट पावर है, यानी कि जनता के कंसेंट का पावर है। मतलब कि जनता ने बोला है कि आप हम लोग पर पावर का यूज कीजिए, उसी पावर के माध्यम से हम क्या करेगा कि हमको आप आज़ादी दीजिएगा, फ्रीडम दीजिएगा, हमारी सुरक्षा दीजिएगा, हमारा एम्पावरमेंट कीजिएगा, हर क्षेत्र में एम्पावरमेंट कीजिएगा, चाहे इकोनॉमिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या फिर सांस्कृतिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आप क्या कीजिएगा, एक प्रकार से हमें मजबूत बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो इसी को कहा जाता है लेजिटमेट पावर। एक होता है कि पावर, एक हार्ड पावर होता है, मतलब कि एक प्रकार से पावर, मान लीजिए पावर है, तो पावर या सॉफ्ट पावर है चाहे हार्ड पावर है, आप वो यूज कर रहा है लेकिन लेजिटमेसी है ही नहीं, तो जनता उसको मानेगी। फिर तो उसको कुछ दिन के बाद मतलब कि क्या होगा, उस पावर को जनता क्या करेगी, इग्नोर कर देगी और उसके खिलाफ रेवोल्यूशन कर देगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो अंग्रेजों ने क्या किया था, लेजिटमेसी को इस्टाब्लिश करने के लिए याद कीजिए एक कंसेप्ट दिया था वाइट मैन वर्डनशिप का, या फिर जो तो वाइट मैन वर्डनशिप का कंसेप्ट क्यों किया था, वो इसलिए दिया था ताकि वो अपना पावर जो जनता पर यूज करने की कोशिश कर रही थी, उस पावर में एक प्रकार से लेजिटमेसी लाया जा सके। जनता को लगे कि ये जो पावर अंग्रेज जो है, जो गोरे लोग हैं जो हम पर यूज कर रहे हैं, वो हमारे फ़ायदा के लिए यूज कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया था, बेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म, या फिर एक प्रकार से वाइट मैन वर्डनशिप का कंसेप्ट दिया था। वाइट मैन वर्डनशिप का मतलब क्या, गोरे लोग को एक प्रकार से क्या किया है कि गॉड ने एक प्रकार से हमें
भेजा है आप लोग जो असभ्य लोग हैं, आप जो गोरे लोग हैं वो सभ्य लोग हैं, आप लोग असभ्य लोग हैं, तो आप लोग को सभ्य बनाने के लिए गोरे लोगों को जो भगवान है उसको दायित्व दिया है। मतलब कि एक प्रकार से वाइट जो मैन है उस पर भगवान ने एक प्रकार से बर्डन दे करके भेजाया है कि आप लोग जो हैं एक प्रकार से क्या कीजिए, आप लोग पर रूल इस्टेब्लिश करके आप लोग को सभ्य बनाया जाए। जो आप मतलब कि जो असभ्य हैं उसको सभ्य बनाया जाए, उसको सिविलाइज्ड किया जाए। तो इसकी मतलब कि कोई भी शासन लंबे समय तक शासन तभी कर सकता है जब उसको लेजिटमेसी हो। और लेजिटमेसी के लिए जो है वो तमाम प्रकार की जो सरकारें होती है, तमाम प्रकार के जो पहले राजाएं होती थी, वो एक प्रकार से कुछ ना कुछ थ्योरी दिया करती थी। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, मिडाइवल टाइम में क्या चलता था? तो मिडाइवल टाइम में भी यही चलता था, डिवाइन राइट का, कि हाँ भगवान ने हमको भेजा है आप लोग को रूल करने के लिए, हमारा जो बेटा है उसको भी भगवान ने ही भेजा है। तो इस प्रकार से को कहा जाता है लेजिटमेसी। मतलब लेजिटमेसी को हासिल करने का तरह तरह की चीज़ें, क्योंकि कोई भी शासन रहे, अगर मान लीजिए कि अंग्रेजे था, तो अंग्रेज अगर वाइट मैन वार्डनशिप का कंसेप्ट नहीं देता, वेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म का कंसेप्ट नहीं देता, तो वो लेजिटमेसी हासिल नहीं करता। इतना लंबा शासन 200 साल का शासन वो कैसे कर पाया? बिना लेजिटमेसी के वो थोड़ी कर पाया। केवल पावर या फिर बारूद या फिर गोली या फिर बंदूक या फिर तमाम प्रकार के चीज़ों के माध्यम से वो थोड़ी ना रूल कर पाता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं था, भारतीय बहुत थे। जिस समय समझ में जनता को आ जाता कि नहीं ये हमारे खिलाफ गलत कर रहा है, तो वो कभी का रिवोल्यूशन करके उन लोग को भेजा देते हैं। गांधी जी ने वही किया था, एक प्रकार से लोकल लेजिटमेसी खत्म करने की कोशिश किया था। उन्होंने जो हेगमोनी डेवलप करके रखा था, जो लेजिटमेसी खत्म करने की कोशिश, लेजिटमेसी जो इस्टेब्लिश करके रखा था, गांधी जी ने वही किया था कि एंटी हेगमोनी डेवलप किया था कि आप लोग जो हैं वो हम लोग पर क्या कर रहे हैं, रूल को जो कर रहे हैं वो गलत रूल कर रहे हैं, आप हमारे लायक नहीं हैं, आप देश छोड़ करके चले जाइए। इसके लिए वो तमाम प्रकार की चीज़ें करते थे। इवन बहुत सारे जो चीज़, जैसे दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने इसके लिए भी कुछ अपना बुक पब्लिश किया ताकि जनता को समझ में आए कि एक प्रकार से उनका लेजिटमेसी ख़त्म हो, जनता को समझ में आए कि ये लोग हमारे ऊपर भला करने के लिए नहीं है बल्कि हमारा शोषण करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, समझ में आ गया? ऑथोरिटी का मतलब क्या है? पावर प्लस लेजिटमेसी, मतलब कि ऑथोरिटी इस्टेब्लिश करना जरूरी होता है। पावर के माध्यम से रूल इस्टेब्लिश करना नहीं होता है, प्लस ऑथोरिटी इस्टेब्लिश करना होता है। वही रूल कर पाएगा जो ऑथोरिटी इस्टेब्लिश करेगा, मतलब कि अपने पावर को लेजिटिमेट कर पाएगा। अपना पावर को मतलब कि जो लेजिटिमेसी जनता का हासिल तब तक कोई नहीं करेगा, तब तक वो क्या करेगा, रूल इस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखते हैं, रियल विल व एक्चुअल विल का कंसेप्ट किसने दिया था? रियल विल और एक्चुअल विल का जो कंसेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो वो जो कंसेप्ट है, एक सेकेंड पेन ले लेते हैं। क्वेश्चन है, रियल विल और एक्चुअल विल का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया है? तो रूसो ने दिया है। रियल विल मतलब वही पहले बता चुके हैं कि एक जो बोले थे रूसो कि इंसान जो है वो स्वतंत्र तो पैदा होता है लेकिन वह स्वतंत्र रह नहीं पाता है। पहले भी इसके बारे में हम जिक्र किए थे। उन्होंने बोला था कि देखिए जनता जो है वो अपना रियल विल के अनुसार थोड़ी काम कर पाता है, वो एक्चुअल विल के अनुसार काम करता है। जबकि बहुत सारा आप देखिएगा कि बहुत सारे जो चीज़ें हैं अपने कल्चर के कारण वो बंधे हुए रहते हैं। आज महिलाएं जो है वो रियल विल के अनुसार थोड़ी चल रही है, वो एक्चुअल विल के अनुसार चल रही है ना। उन पर तमाम प्रकार की सांस्कृतिक और सामाजिक जो चीज़ें जो मढ़ दिया गया है कि महिलाएं घर में काम करेगी, घर के काम में वो लगी रहेगी, बाहर जाके इकोनॉमिक सेक्टर में काम नहीं कर पाएगी। तो महिलाएं चाह के भी क्या करती है, रियल विल के अनुसार काम नहीं कर पाती है, बल्कि वो एक्चुअल विल के अनुसार काम करती है। मतलब कि समाज जो उनके ऊपर जो बर्डन सौंपा है उसी के अनुसार काम करना है। तो इसको कहा जाता है एक्चुअल विल। मतलब कि करना तो आप चाहते हैं कि हाँ हमको ये काम करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में समाज के प्रेशर में आके आप क्या काम कर रहे हैं, उसको कहा जाता है कि वो जो आप काम कीजिएगा उसको एक्चुअल विल कहते हैं। और रियल विल मतलब कि आप अपने मन से क्या कर रहे हैं, समाज को छोड़िए, कानून को छोड़िए, आपको अच्छा क्या लग रहा है उसके अनुसार आप क्या काम कर रहे हैं, उसको कहा जाता है रियल विल। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि कोई सड़क एक्सीडेंट में कोई मारा गया है, तो सड़क एक्सीडेंट में मारा गया है मतलब कि सड़क एक्सीडेंट में कोई घायल हो गया है, तो आप देखिएगा कि जो बहुत सारे जो लोग हैं उसको उठा के हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाते हैं, लेकिन लगता है कि अब वो चले जाते हैं आगे। तो उनको तो सोच रहे हैं कि चलो भाई हम इनको सब मतलब कि अभी सड़क जो हॉस्पिटल लेके नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो मतलब कि हम पर पुलिस भी कार्रवाई कर दे कि आप इसको ले करके आए हैं, तो ये मर गया, आपका क्या हाथ है, ये है वो है, लंद है फंद है। तो ये चीज़ को कहा जाता है कि
वो वैसे तो अगर मान लीजिए कानून नहीं रहता तो वो अपना रियल विल के अनुसार काम करता कि वो हॉस्पिटल में उसको पहुंचाता, लेकिन वो आगे बढ़ जाता है। अब वो सोच रहा है कि हमने तो अपना बिल के अनुसार काम किया, तो भैया वो बिल के अनुसार काम नहीं किए हो, तुम एक्चुअल बिल के अनुसार काम किए हो, कानून का डर से तुम आगे बढ़ गए हो। अगर रियल बिल के अनुसार काम करते तो उसको आप हॉस्पिटल में ले जाते हैं, लेकिन वो नहीं ले गया, क्यों? क्योंकि उसको कानून का डर है। तो रियल बिल और एक्चुअल बिल का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था? रूसो ने दिया था। अगला जो क्वेश्चन है, G20 में कुल कितने मेंबर हैं? G20 में कुल कितने मेंबर हैं? तो 19 जो देश हैं प्लस 2 को जो है यूनियन है, एक यूरोपियन यूनियन है प्लस एक अफ्रीकन यूनियन है। ये चीज़ याद रखिएगा कि 2023 में जो भारत का जो होस्ट कंट्री था वो भारत था। भारत इसका यानी कि 2023 में जितना भी G20 का जो भी मीटिंग सम्मेलन हुआ था वो सब भारत में हुआ था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हॉब्स अपनी अप्रोच में कैसे थिंकर हैं? ये पहले बता चुके हैं, डिडक्टिव हैं। ह्यूमन नेचर के वो या लेकर के वो कैसा बताते हैं कि ह्यूमन नेचर ख़राब है, अपना फ़ायदा के लिए काम करता है, अपनी चीज़ों को ध्यान रखता है, कंपटीशन करता है, फियरफुल रहता है, पावर के पीछे भागता है। तो ये जो सोच है, क्योंकि वो डिडक्टिव है, क्यों? क्योंकि हर एक इंसान का ये बात थोड़ी है, हर एक इंसान जो है वो पावर के पीछे नहीं भागता है। हर एक जो इंसान है वो एक प्रकार से जनता की भलाई के लिए भी काम करता है, इथिक्स के लिए भी काम करता है, वर्च्यू के लिए भी काम करता है। इसलिए हॉब्स जो है वो अपनी अप्रोच में कैसे थिंकर है? वो अपनी अप्रोच में एक प्रकार से डिडक्टिव थिंकर है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, प्री सोशल कॉन्ट्रैक्ट को हॉब्स ने क्या नाम देते हैं? स्टेट ऑफ नेचर। प्री सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि अभी स्टेट का निर्माण नहीं हुआ है, स्टेट का निर्माण अभी होना बाकी है, तो उस स्थिति को हॉब्स ने क्या नाम दिया है? स्टेट ऑफ नेचर। तो ठीक है दोस्तों, आज के डिस्कशन में बस इतना ही है। बस आप डिस्कशन जो बोलते हैं उसको आप सुनते जाइए। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो हम मतलब कि रिवीजन भी करते हैं, आगे भी आएगा। इसी प्रकार से रिवीजन ये चलता रहेगा और आगे क्वेश्चन आता चला जाएगा। उसके एक दिन हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता देंगे कि जो PSIR का 2 पार्ट है। पहला पार्ट में जो है वो सेक्शन 1 है, फिर सेक्शन 2 है, फिर उसी प्रकार से पेपर 2 है जिसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है। तो हम लोग पेपर 1 का सेक्शन 1 में जो बहुत सारा जो पॉलिटिकल थाट्स है, थिंकर्स हैं, चाहे वो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हो, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हो, उसके बारे में भी हम जिक्र कर रहे हैं। तो ये चीज़ अभी पढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ तो ठीक है दोस्तों, आज के डिस्कशन में बस इतना ही है। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।